गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं सोफिया आपके लिए लेके आई हूँ एक और बहुत ज़्यादा स्पेशल क्लास संपूर्ण विज्ञान की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट के वो क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को, और कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराऊं। सो जल्दी से आ जाइए। वेलकम सभी को, आकर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और कैसी रही आप लोगों की दिवाली, कैसी मन रही है? पटाखे वटाखे जला रहे हो या नहीं? ठीक है, तो खूब सारे पटाखे जलाओ, मिठाइयाँ खाओ, नए नए कपड़े पहनो और बहुत ही अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट करो। पर थोड़ा पढ़ाई भी जरूरी है ना, तो इसीलिए आपके लिए दिवाली की ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लास। तो चलिए बिना देर करे हम करते हैं शुरू। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्रैक्टिस के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और यूट्यूब क्लास के पीडीएफ्स के लिए आप इसे क्या कर लें, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ये है हमारा पहला प्रश्न आज का। तो पहला प्रश्न है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? व्हाट डज द पॉलीन्यूक्लियोइड चेन ऑफ डीएनए कंटेन? पहला, एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह, अ नाइट्रोजीनियस बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। एक नाइट्रोजनी क्षारक राइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह, अ नाइट्रोजीनियस बेस राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। डीऑक्सीराइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट समूह, ओनली अ नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। देखिए, ज्यादा समय मैं आप लोगों को नहीं दूंगी आंसर करने के लिए, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना है। ओके, तो थोड़ा आप लोग स्पीड बनाए रखिएगा। ऑलराइट, तो कुछ ही सेकंड्स का आपको समय मिलेगा और कुछ ही सेकंड में आपको आंसर करना है। चलिए करते हैं डिस्कस इस क्वेश्चन को। तो देखिए, डीएनए जो होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है ना। तो डीएनए होता है, ये फुल फॉर्म होता है डीएनए का। और डीएनए में तीन चीजें बेटा पाई जाती हैं। तीन चीजें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली जो चीज होती है, तो इसमें एक शर्करा होती है, पर वो शर्करा कौन सी होती है? वो शर्करा डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। जैसे आपने सुना होगा आरएनए के बारे में, तो आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, लेकिन डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजनी क्षार चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो डीएनए में चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, ये भी आगे आपको एक प्रश्न आएगा, उसमें मैं पूरा कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इसके अंदर पाया जाता है एक फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट समूह, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होते 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 एक चेन बनाते हैं, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियाइड चेन या पॉलीन्यूक्लियाइड श्रृंखला कहते हैं। और उसी से न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डीएनए के अंदर तीन चीजें कौन कौन सी होगी? एक तो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है और फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। अगर यही प्रश्न आरएनए के लिए होता तब फिर हम ऑप्शन नंबर बी लगाते। ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है सभी को? ओके, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? द प्लम पुडिंग मॉडल फॉर एन एटम वाज गिवन बाय वोम, एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, जे थॉमसन, अर्नस्ट रदरफोर्ड, रॉबर्ट बॉयल। चारों में से क्या होगा? जल्दी से आंसर करना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको,
कुछ सेकंड का ही समय मिलेगा आंसर करने के लिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी विशेस। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो प्लम पुडिंग मॉडल जो एटम का है, प्लम पुडिंग मॉडल जो है एटम का, वो कैसे, अब किसके द्वारा दिया गया है। देखो जब मॉडल आए थे परमाणु के मॉडल, तो उसमें पहला मॉडल जो प्रस्तुत किया था उसका नाम रखा गया था प्लम पुडिंग मॉडल। ये पहले मॉडल का नाम था। तो पहला मॉडल प्रस्तुत किया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, उसका नाम रखा गया था प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। अब प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, तो प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया है जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल पहला मॉडल दिया था, और इस मॉडल में उन्होंने एटम की जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो किसके साथ में करी है, तो एटम की तुलना या उसका जो कंपैरिजन है वो उन्होंने किया है किसके साथ में, तरबूज के साथ में। तरबूज को हम क्या बोलते हैं, तरबूज को हम कहते हैं वाटरमेलन। ठीक है, तरबूज को क्या कहते हैं, तरबूज को हम कहते हैं वाटरमेलन। तो तरबूज के साथ में उन्होंने कंपैरिजन किया था या उन्होंने तुलना की थी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे उन्होंने तुलना की थी। तो उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है या परमाणु होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार गोल होता है ना। परमाणु कैसा है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जैसे तरबूज का आकार गोल होता है, वैसे ही एटम का आकार भी कैसा होता है, एटम का आकार भी गोलाकार होता है, एटम भी स्फेरिकल होता है। ये उन्होंने कहा था अपने मॉडल के अंदर। ठीक है, स्फेरिकल बताया था। और उन्होंने कहा था कि जैसे तरबूज के अंदर जो प्लस चार्ज होता है, जो तरबूज के अंदर जो लाल भाग होता है वो पूरे पे फैला हुआ होता है, उसी प्रकार से एटम के अंदर जो प्लस चार्ज है वो उस लाल भाग की तरह पूरे पर फैला रहता है। अब प्लस चार्ज किसका होता है, ये आप सभी लोग जानते हो कि प्लस चार्ज किसका होता है, प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन का। किसका होता है, प्रोटॉन का होता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे तरबूज के अंदर काले काले बीज होते हैं जो उस लाल वाले भाग में बीच में फंसे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से परमाणु के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी इस प्लस चार्ज के बीच में फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, अब ये मॉडल जो उन्होंने पूरा प्रस्तुत किया था ये तो फेल हो गया था, लेकिन एक चीज जो है इस मॉडल की सही साबित हुई थी कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। परमाणु के अंदर जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज भी होगा। इसलिए परमाणु को क्या कह दिया जाएगा, परमाणु को या एटम को बोल दिया जाएगा उदासीन। तो परमाणु या एटम क्या हो जाएगा, परमाणु या फिर एटम हो जाएगा न्यूट्रल बेटा, है ना। तो परमाणु या एटम को क्या कह देते हैं, उदासीन कह देते हैं। तो जे थॉमसन ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। एंटोनी लेवोजियर, आप सभी को पता ही है कि एंटोनी लेवोजियर को क्या कहा जाता है, आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता। ठीक है, तो आधुनिक रसायन शास्त्र या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लेवोजियर है। रदरफोर्ड, आप लोगों को पता ही है कि नाभिक की जो खोज करी है, नाभिक की मॉडल जो दिया है, नाभिक की जो खोज करी है वो रदरफोर्ड ने करी है। और बॉयल भी आपको पता ही है कि बॉयल ने गैसों का नियम दिया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आवेश की एसआई इकाई क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, जूल, कूलम, एम्पियर या फिर वाट। जल्दी से आंसर करना है। आवेश की एसआई इकाई क्या है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, तो आवेश की एसआई इकाई क्या हो जाएगी। देखो आवेश क्या होता है हमारा, आवेश हमारा चार्ज होता है, तो आप जानते ही हो। विद्युत धारा का सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। आवेश के बहने की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। तो I बराबर Q/T में Q क्या होता है भाई, Q होता है आवेश
जिसको हम बोलते हैं चार्ज। इस फॉर्मूले को याद करने की एक बड़ी ही सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको बता देती हूँ। टी यहाँ पर समय हो जाएगा यानी कि टाइम हो जाएगा, और आई यानी कि करंट यानी विद्युत धारा, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर इसकी एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक है। आई का मतलब मैं और क्यू बाई टी मतलब क्यू टी। तो एक बार अपने आप को क्या बोलना है, क्यूटी बोलना है। तो अगर आप एक बार अपने आप को क्यूटी बोलोगे तो आपको करंट का फॉर्मूला याद हो जाएगा। करंट का फॉर्मूला कितना सिंपल है ना, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय टी, है ना। तो मैं क्यू टी, एक बार बस इतना बोलना है, ठीक है। तो आपको करंट का फॉर्मूला पता चल जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, तो चार्ज जो होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं कूलम। तो चार्ज की एसआई इकाई कूलम हो जाएगी। जूल किसकी इकाई, एसआई इकाई होती, कार्य की होती है यानी कि वर्क की होती है, ये आपको पता ही है। एम्पियर किसकी होती है, सो एम्पियर विद्युत धारा की होती है। विद्युत धारा बता ही दिया है मैंने आपको, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, है ना बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। और वाट किसकी इकाई होती है, तो वाट होती है शक्ति। जिसके पास शक्ति होगी, जिसके पास पावर होगी, वो वाट लगा देगा, है ना। तो इसलिए शक्ति या पावर की यूनिट क्या होती है, वाट हो जाती है। याद रहेगा सभी को अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, एल्गेलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट, कवक, शैवाल, जीवाणु या फिर लाइकेन। जल्दी से बताना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। तो इसका आंसर आई होप आप सभी को पता होगा, तो जल्दी जल्दी आंसर करें। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो हाँ जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं डिस्कस। देखिए शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की हमको जरूरत ही नहीं है, इसके नाम में ही शैवाल आ रहा है, मतलब ये शैवाल का अध्ययन है। शैवाल आपको पता ही है। देखिए शैवाल के बारे में वैसे तो बहुत सारी डिटेल्स है, पिछले जो मैराथन क्लासेस मैंने ली है उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है, बट एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि शैवाल जो हमारे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी कि ये अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, खुद करते हैं, ठीक है। तो ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। बाकी और बहुत सारी शैवाल की जो जानकारी है वो प्रीवियस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी हमारी कवर हो चुकी है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल, 198 केल्विन, 373 केल्विन, 273 केल्विन या फिर 300 केल्विन। जल्दी से बताना है। कक्षीय तापमान मतलब कमरे का तापमान। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, आप सभी को पता है कि जो रूम टेम्परेचर होता है या कक्षीय तापमान होता है, अगर हम उसे डिग्री सेल्सियस में लें तो वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको अगर हमें बदलना हो केल्विन पैमाने के अंदर, तो केल्विन में बदलने के लिए इसमें हम 273 का क्या कर देंगे, 273 का प्लस कर देंगे। जब इसमें 273 का प्लस करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बताइए जरा फटाफट से, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन के बराबर। ऑलराइट, तो केल्विन में कक्षीय तापमान कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। बड़ा ही इजी सा प्रश्न था ये, इसमें आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रॉड कैडमियम की रॉड का क्या काम करती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल रॉड कैडमियम रॉड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। पहला, विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है और इस प्रकार तापमान में अधिक वृद्धि को रोकती है। एब्जॉर्ब एक्सेस हीट जनरेटेड ड्यूरिंग फिजन रिएक्शन एंड दस प्रिवेंट्स टू मच राइज इन टेम्परेचर।
दूसरा, श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन। न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करता है ताकि उन्हें आगे विखंडन प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जा सके। रिड्यूसेस द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन सो दैट दे कैन बी यूज फॉर फर्दर फ्यूजन रिएक्शन। श्रृंखला विखंडन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है, प्रोड्यूसेस न्यूट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर चेन फ्यूजन रिएक्शंस। जल्दी से आंसर करना है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न। जल्दी से आंसर करें, आप लोग आंसर करें। चलिए देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, कुछ ने गलतियां भी करी हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, परमाणु रिएक्टर जो होता है, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं, उसमें कैडमियम की रॉड होती है, बोरॉन और कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बोरॉन और कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल जो किया जाता है, वो जो भी एक्सिस ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन जो है वो जनरेट होने लगते हैं, जिससे चेन अनकंट्रोल हो सकती है। और इसी कारण से कि जो भी न्यूट्रॉन होते हैं, अतिरिक्त न्यूट्रॉन, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए हम बोरॉन और कैडमियम की जो छड़ें होती हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त जितने भी न्यूट्रॉन होंगे उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बोरॉन और कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नियंत्रक के रूप में हम बोरॉन और कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोलर के रूप में। ऐसे ही आपने जैसे पढ़ा था, शायद प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जो मंदक होता है, मॉडरेटर होता है, वो भारी जल होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है, यह हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसकी गति को धीमा करने के लिए हम भारी जल का इस्तेमाल करते हैं, मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में। जबकि एक्सिस ऑफ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? हम यूज करते हैं यहाँ पर कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? मैंने आपको बोला था कि आगे एक प्रश्न आएगा नाइट्रोजनियस बेस का, सो वही आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए? थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। जल्दी से बताना है क्या होगा इसका आंसर। डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर होगा, देखो जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, है ना, ये नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस, मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ही बता दिया है कि डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जितने भी नाइट्रोजनी बेस होते हैं यानी कि नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? आरएनए में और डीएनए में चार चार नाइट्रोजनी बेस होते हैं, आरएनए में भी और डीएनए में भी। ये हम बात करेंगे डीएनए की और ये हम बात करेंगे आरएनए की। ठीक है, मैंने एक डिफरेंस तो आपको बता ही दिया था कि इसमें जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, इसमें सिर्फ राइबोस शुगर होती है। फॉस्फेट ग्रुप दोनों में कॉमन रहता है, वो दोनों में सेम रहता है। पर यहाँ पर नाइट्रोजनी जो बेस हैं उनमें अंतर पाया जाता है। तो वो अंतर क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो डीएनए के अंदर भी एडेनिन पाया जाता है ना, और आरएनए में भी एडेनिन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में डीएनए में भी ग्वानिन होता है और आरएनए में भी ग्वानिन होता है। ठीक है, फिर डीएनए में भी साइटोसिन होता है
और आरएनए में भी साइटोसिन होता है, दोनों में साइटोसिन होता है। फिर फोर्थ वन हो जाएगा यहाँ पर, इसमें थाइमिन होता है, डीएनए में थाइमिन होता है, और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, तो चौथी वाली जो बेस है, एक बेस जो है वो दोनों में अलग अलग होती है, डीएनए में थाइमिन होती है और आरएनए में थाइमिन की जगह पे क्या होती है, यूरेसिल होती है। तो आपसे क्या बोला है कि डीएनए में मौजूद है पर आरएनए में नहीं है, तो कौन सी नहीं है, थाइमिन नहीं है, याद रखना है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? When a stationary bus suddenly starts moving, then passengers standing in the bus started falling backward. Which of the following laws explain this situation? पहला है संवेग के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा है न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और लास्ट है न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जल्दी से आंसर करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सही सही जवाब और कुछ गलत भी। तो देखते हैं किनका सही है किनका गलत है। देखिए आपको पता ही है कि गति के जो नियम है वो किसने दिए हैं, न्यूटन बाबा ने दिए हैं। और उन्होंने गति के कितने नियम दिए हैं, 3 नियम दिए हैं, जिसको हम न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम कहते हैं। अब न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है कि जब भी कोई चीज स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी, और जब भी कोई चीज गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान ही रहेगी। ठीक है, जब तक कि उस पर बल ना लगाया जाए। ठीक है, मतलब जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे, कोई बल लगाएंगे, तभी वो अगर स्थिर है तो वो गति में आएगी, अगर गतिमान है तो वो रुकेगी। उसके लिए हमें बल लगाना जरूरी है। ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई भी चीज ऐसी है जो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। ये गति का कौन सा नियम था, ये गति का पहला नियम था। तो ये वाली जो सिचुएशन है कि जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री को पीछे की ओर क्या होता है, गिरने लगते हैं, ये बल के कारण होता है। तो ये आपका कौन सा, न्यूटन का पहला नियम जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा नियम जो है न्यूटन का, वो बल की परिभाषा बताता है कि बल की जो परिभाषा है, बल की परिभाषा होती है, बल का सूत्र जो होता है ना, F बराबर ma, फादर इज इक्वल्स टू मास, इसको हम याद रखते हैं। F फोर्स हो जाता है, बल हो जाता है, m मास हो जाता है, a एक्सेलरेशन हो जाता है, यानी त्वरण हो जाता है। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये जो परिभाषा है ये दूसरा नियम देता है। तीसरा नियम कहता है हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बोला था न्यूटन की गति के तीसरे नियम में। तो ये तीनों नियम थे, इसमें गति का पहला नियम इस सिचुएशन को दर्शाएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को कहा जाता है, द केमिकल रिएक्शन विच रिलीजेस हीट इज कॉल्ड अ डैश रिएक्शन। ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन, संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अपघटन यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर करें। ठीक है, ओके चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है, तो क्वेश्चन का है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी। ठीक है, क्षेपी मतलब क्या होता है, क्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन। क्षेपी मतलब उत्सर्जन यानी कि बाहर होना, बाहर होना।
ठीक है। तो शेपी मतलब क्या हो जाएगा, शेपी मतलब हो जाएगा उत्सर्जन, यानी कि बाहर होना। और आगे क्या है, आगे है उष्मा। ठीक है, तो उष्मा का क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी कि उष्मा क्या हो जाएगी, उष्मा बाहर हो जाएगी। तो वो अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि उष्मा बाहर हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उष्मा शेपी अभिक्रिया कहा जाता है, या उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं, सपोज करो आपने चूने को लिया, चूना सभी ने देखा है, चूने को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसमें हमने डाला पानी यानी कि जल। जैसे ही चूने में क्या डालेंगे, चूने में पानी डालेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा चूने का पानी, जिसको हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, इसमें क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा इसके अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना, चूने का पानी बन जाएगा। और आपने देखा होगा कि जब चूने में पानी मिलाते तो उसमें कुछ धुआं धुआं निकलता है, तो वो बेसिकली क्या होती है, वो हमारी उष्मा होती है, या फिर वो हमारी हीट होती है। ओके इसके बाद में नेक्स्ट है उष्मा शोषी। तो उष्मा शोषी जस्ट अपोजिट है। उष्मा शोषी में क्या होगा, उष्मा का अवशोषण होगा। उष्मा का क्या होगा, उष्मा का अवशोषण, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे N2 + O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हमने इसमें उष्मा को लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2NO बन जाएगा। ठीक है, संयोजन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी दो अभिकारक, दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं और एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में या संयोजन अभिक्रिया में बहुत सारी रिएक्शन आती हैं। जब भी आप दो या दो से ज्यादा अभिकारक को जब भी मिलाओगे, जैसे सपोज करो आपने मैग्नीशियम को लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, तो मैग्नीशियम का तार जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो 2 से 1 बन रहा है ना, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, संयोजन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। जब एक कंपाउंड होगा, एक यौगिक होगा और वो टूटकर कई अभिकारक, कई रिएक्टेंट बनाएगा, तो उसे डिकम्पोजिशन कहेंगे या उसे अपघटन कहेंगे। याद रहे कि अपघटन के लिए हमें कई माध्यम, कई मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे अपघटन के लिए या डिकम्पोजिशन के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि लाइट जो है उसका होना जरूरी है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है। कुछ अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं, कुछ विद्युत की उपस्थिति में होते हैं, कुछ हीट देके होते हैं। ठीक है, तो अलग तीन चीजें जो माध्यम में आपको देनी पड़ेगी, तभी जाके वो क्या होगा, तभी जाके अपघटन होगा। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया और इसे उठा के हीट कर दिया, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो 1 से 2 बन रहा है, इसलिए अपघटन है। 2 से 1 बना, संयोजन है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो गई, वो एंडोथर्मिक उष्माशोषी, जिसमें हीट बाहर निकल गई, उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। The work done on an object despite the force applied on it is 0 if its displacement is धनात्मक, पॉजिटिव, ऋणात्मक, नेगेटिव, 0, 0, उदासीन, न्यूट्रल। जल्दी से आंसर करना है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। चलिए देख लेते हैं यहां पर क्या होगा। देखो, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होता है ना। मतलब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और उसके बाद भी अगर कार्य नहीं हो रहा है, कार्य अगर शून्य है, 0 है, तो उसका विस्थापन भी क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन भी 0 हो जाएगा। याद रखना, कार्य अगर शून्य होगा, भले ही आप बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, लेकिन अगर कार्य नहीं हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है, तो विस्थापन भी क्या होगा, विस्थापन भी, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा ये चीज। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? पहला,
इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, देयर इज एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, देयर इज अ डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में वृद्धि होती है, देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोटॉन्स। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा प्रोटॉन कर लेना, गलती से प्रोटीन हो गया है ये, है ना, तो इसको थोड़ा सा प्रोटॉन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है और प्रोटॉन में कमी होती है। तो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट से आंसर करो, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना है आपको। प्रोटॉन, प्रोटॉन, हाँ चलिए देख लेते हैं, देखें आंसर, क्या बात है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी दो प्रक्रियाएं होती हैं, आपको पता है। एक ऑक्सीकरण होता है और जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक होता है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है अपचयन जिसको हम कहते हैं रिडक्शन। दोनों में क्या अंतर है? देखो, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन में ऑक्सीजन बाहर होता है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन बाहर होता है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन को लेके क्या डेफिनेशन होती है? ऑक्सीकरण के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन का बाहर होना, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बाहर होना, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और अपचयन में क्या होता है? अपचयन में इलेक्ट्रॉन का योग होता है। क्या होता है अपचयन में? इलेक्ट्रॉन का योग होता है, यानी कि एडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? उसमें इलेक्ट्रॉन का योग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जिंक को लिया और जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जिंक किस में बदल गया? Zn+2 में। तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। हमने कॉपर को लिया, कॉपर पे ऑलरेडी +2 था, हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दिए, तो कॉपर +2 से किस में बदल गया? Cu में बदल गया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। When oxidation and reduction both take place simultaneously, then it is called redox reaction। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। ओके, डन। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड इज बांस, बैम्बू, चावल, राइस, मनी प्लांट या फिर टीक। क्या होगा चारों में से? जल्दी से आंसर करें। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है वो कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर संसार में सबसे तेज जो बढ़ने वाला पौधा होता है वो बांस होता है, ठीक है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस है, बैम्बू प्लांट होता है। और ये लगभग अगर हम बात करें तो एक दिन में कितने सेंटीमीटर? 91 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। एक दिन में कितना बढ़ता है? 91 सेंटीमीटर तक बढ़ता है, इतनी इसकी ग्रोथ होती है। तो संसार में सबसे ज्यादा जो पौधा बढ़ता है, सबसे ज्यादा जो फास्ट ग्रोइंग प्लांट है वो कौन सा है? बांस है। ओके, चलिए। तो ये है हमारा रेलवे फाउंडेशन का नया ऑफलाइन बैच, 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट है। समय रहेगा 2 PM से
8 PM, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी सुविधाओं के साथ में ये आपको मिल रहा है। एसएससी फाउंडेशन 12 नवंबर से स्टार्ट है, ऑफलाइन बेच है, 2 से 8 बजे तक का समय है, ये सारी सुविधाओं के साथ, बट इसमें थोड़ी लिमिटेड सीट्स हैं, तो जल्दी से आप लोग इसको ज्वाइन करें। उसके बाद में रेलवे एनटीपीसी के 17 टेस्ट पेपर आपको मिल रहे हैं मात्र 199 के अंदर। रेलवे एनटीपीसी का नया बैच आरंभ हो रहा है, जिसमें आपको ये सारे फैकल्टीज देखने को मिलेंगे इन सभी सुविधाओं के साथ। फीस है मात्र 799, लिमिटेड पीरियड ऑफर है ये, ठीक है। इसके बाद योद्धा बैच की अगर हम बात करें तो कंप्लीट लाइव ऑनलाइन कोर्स, जिसमें सभी फैकल्टीज जो हैं वो आपको मिल रहे हैं इन सभी सुविधाओं के साथ, केवल और केवल 650 रुपीज इसकी जो फी है वो कर दी गई है, बट बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है। एसएससी जीडी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, टोटल 55 टेस्ट पेपर हैं, जिसकी प्राइस केवल 101 है। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट इज द ऑर ऑफ विच मेटल? एंटीमनी, बेरियम, आर्सेनिक या फिर एल्यूमिनियम? जल्दी से आंसर करना है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट इज द ऑर ऑफ विच मेटल? चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, कौन सा किस धातु का अयस्क होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि बॉक्साइट के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। बट क्रायोलाइट जो होता है वो भी एल्यूमिनियम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है अयस्क होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि क्रायोलाइट तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, बट अगर आपको आ जाए, सपोज करो कार्नेलाइट आ जाए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कार्नेलाइट में कंफ्यूज नहीं होना है। क्रायोलाइट तो किसका है? एल्यूमिनियम का है। कार्नेलाइट में ना आता है, ना से याद रखना कि ये मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम यानी Mg का होता है। एल्यूमिनियम में या आता है तो या से याद रखना कि एल्यूमिनियम का होगा। कार्नेलाइट में ना आता है तो ना से याद रखना मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम का होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ एनर्जी? शक्ति, पावर, घनत्व, डेंसिटी, बल, फोर्स या फिर कार्य, वर्क? किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? चलिए जल्दी से बताएंगे। देख लेते हैं यहाँ पर, तो किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होगी, देख लेते हैं। देखो, ऊर्जा की अगर हम बात करें, एनर्जी की यदि हम बात करें, ठीक है, और कार्य की यदि हम बात करें, यानी कि वर्क की यदि हम बात करें, तो दोनों की ही जो यूनिट होती है, दोनों की ही यूनिट क्या होती है? दोनों की ही यूनिट जूल होती है ना। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो दोनों की जूल होती है। तो दोनों की इकाई समान किसमें हो जाएगी? यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्य के समान हो जाएगी ऊर्जा की इकाई। ओके, अगला प्रश्न, आलू क्या है? व्हाट इज पोटैटो? जड़, रूट, डंठल, इसको आप तना भी बोल सकते हो, डंठल को, है ना, इसको आप तना भी बोल सकते हो, है ना। स्टेम, कली, बर्ड, फल यानी कि फ्रूट। ओके, तो जल्दी से आंसर करना है। आलू क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए, तो आलू जो होता है वो संशोधित तना कहलाता है। तो कौन सा भाग होता है? आलू तने वाला भाग होता है, स्टेम आ जाएगा इसके अंदर, है ना। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, फिर इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? Two resistors of 20 ohm are connected in parallel with each other. Then this setup is connected in series with a resistance of 10 ohm. What will be their equivalent resistance? 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम या फिर 30 ओम? क्या होगा ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 20 ओम के प्रतिरोध हैं जिनको समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है।
मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बता देती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। देखो, समांतर का मतलब होता है, पैरेलल का मतलब होता है एक के नीचे एक। तो ये देखो दो हैं यहाँ पर जो कैसे जुड़े हुए हैं, 20 ओम ये है और 20 ओम ये है। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों ही समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं। और उसके बाद इन दोनों को किसके साथ जुड़ा हुआ है, सीरीज में जोड़ा है। किसके साथ में, सीरीज में जोड़ा है रेजिस्टेंस के साथ में, जो कि क्या है, जो कि है 10 ओम। ठीक है, तो ये सीरीज में जोड़ा है। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इससे जो भी आंसर आएगा फिर उसके साथ में सीरीज वाला फॉर्मूला जो है वो हम लगा देंगे। इसको हम क्या देते हैं R1, इसको हम क्या देते हैं R2 और इसको हम क्या देते हैं R डैश। ठीक है, क्लियर है? तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/R बराबर, और इसको जो आंसर हम निकाल रहे हैं उसको डबल डैश बोल देते हैं। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब R1 कितना है बेटा, 20 है। R2 कितना है, ये भी 20 है। 20 और 20 का एलसीएम भी 20 आएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 × 1 = 2, तो 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, R डबल डैश जो है ये कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। R डबल डैश क्या हो जाएगा, R डबल डैश हो जाएगा 10 ओम। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, ये हमारा R डबल डैश मतलब इसका रेजिस्टेंस निकला है, इसको सीरीज में इसके साथ निकालना है। तो R बराबर फॉर्मूला लगाएंगे R डबल डैश प्लस R डैश। R डबल डैश कितना आया, 10 आया। R डैश कितना है, ये भी 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ओम। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ओम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20। एप्सम लवण इसका यौगिक है। एप्सम सॉल्ट इज अ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम और लेड। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। एप्सम सॉल्ट इज अ कंपाउंड ऑफ, किसका कंपाउंड होगा एप्सम सॉल्ट, चलिए देख लेते हैं। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम का कंपाउंड होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल, 7H2O इसके अंदर आ जाता है। 7 वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है एप्सम सॉल्ट का। किसका बन जाता है, ये एप्सम सॉल्ट का बन जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम। क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो? बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन और इनमें से कोई नहीं। टमाटर का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। देखिए, जितने भी सब्जियों के अंदर कलर आते हैं, है ना, या किसी भी चीज में कलर आता है, वो वर्णक के कारण आता है, जिसको हम पिगमेंट कहते हैं। जैसे पत्तियों का हरा रंग आपको पता ही है किसके कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए होता है। सेम एज इट इज जो लाइकोपिन होता है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है, टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप लोग कमेंट में बताएंगे क्लास के बाद में। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? ठीक है, पपीते का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, बिजली के प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? द सिंबल R ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, अनुनाद या फिर रेजोनेंस। किसके कारण होता है? चलिए देखिए, जो प्रतीक R होता है उसको बेसिकली रेजिस्टेंस बोला जाता है, जिसका संकेत ये होता है। अगर हम इसकी इकाई की बात करें बेटा, तो इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है ओम, है ना।
इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। और इसे कौन से संकेत के द्वारा दर्शाते हैं, इस संकेत के द्वारा, जिसको हम ओमेगा कहते हैं, इसके द्वारा इसे दर्शाया जाता है। तो आर संकेत हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी ओम। ये कहां से निकाली गई थी इकाई? ओम ने एक नियम दिया था जिसमें इन्होंने विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य में संबंध बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन बताया था। और इस नियम के अनुसार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्होंने क्या बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस आ जाता है या फिर प्रतिरोध आ जाता है। तो यहाँ पर R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला प्रश्न है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? Which element helps in making chlorophyll in plants? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर फास्फोरस? क्या होगा? जल्दी से आंसर करें। चलिए देख लेते हैं। देखो, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि क्लोरोफिल एक वर्णक होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल को बनाने के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल हम करते हैं। अब इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वो सांस लेते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ब्लड बट दे ब्रीथ? दूसरा है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? द एनर्जी कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजिशन और शेप इज कॉल्ड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? Which of the following physical entities changes or attempts to change the static or uniformly moving state of an object? शक्ति का सूत्र क्या है? द फॉर्मूला ऑफ पावर इज, यूनिट में बता ही चुकी हूं। उसके बाद यदि 10 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? इफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? ये 5 क्वेश्चन क्लास एंड होने के बाद इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये है हमारा रेलवे फाउंडेशन का नया ऑफलाइन बैच, 7 नवंबर से स्टार्ट है। समय है 2 बजे से 8 बजे तक, इन सभी सुविधाओं के साथ में। और एसएससी फाउंडेशन भी 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसका समय है दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक, सभी सुविधाओं के साथ। इसमें सीमित सीटें हैं, तो जल्दी से यहाँ इन सीटों में आप एडमिशन लें। अगला है, रेलवे एनटीपीसी के 17 टेस्ट पेपर्स आपको मात्र 199 में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसे आप विनर्स पब्लिकेशन ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं और अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, लाइव बैच है ये। इतने सारे फैकल्टीज आपको मिलेंगे इन सभी सुविधाओं के साथ में। फीस है मात्र 799। एसएससी जीडी का योद्धा बैच, जिसमें कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 650 में, इतने सारे टीचर्स और इतनी सारी सुविधाओं के साथ। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टोटल 55 टेस्ट एसएससी जीडी के मात्र 101 में आपको मिल रहे हैं। इतने में तो दिवाली के पटाखे भी नहीं आते हम, है ना। चलिए, तो प्रत्येक सप्ताह विनर्स ऐप पर फ्री टेस्ट संस्कृत व अंग्रेजी दोनों विषयों के साथ में आपको अवेलेबल है। तो विनर्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 101 में मिल रही है, जो केवल 6 अक्टूबर तक ही ऑफर आपको मिलेगा। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर हम बात करें नए पैटर्न पर, रेलवे एनटीपीसी की भी अवेलेबल है। ये भी 101 में आपको मिल रही है। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है। यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी का कंप्लीट बुक का सेट आपको मिल रहा है 1299 में, और जीएस स्पेशल कॉम्बो केवल 499 में। ये ऑफर भी सीमित समय के लिए है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी के कंप्लीट बुक सेट 1299 में, जीएस स्पेशल 499 में।
पूरे भारत में आप कहीं से भी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए, बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इस स्कैनर पर स्कैन करें और विनर्स पब्लिकेशन से पूरे भारत में कहीं से भी बुक मंगवा सकते हैं। ये हमारा बुक के लिए विनर्स पब्लिकेशन ऐप, ये कोर्सेज के लिए विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, और ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है और ये सभी उसके फीचर्स हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, इसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास का पीडीएफ आपको इसी पर मिलेगा। ये हमारे सभी चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। और आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो बताइएगा। एंड हैप्पी दिवाली। मिलते हैं फिर जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।